नमस्कार दोस्तों। अब आज हम एनआईयूएस कक्षा 12 का जो चैप्टर संख्या 2 है उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। कि जो पार्ट का नाम है भारत का भौगोलिक परिवेश एवं प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। भारत का जो भौगोलिक परिवेश क्या था, भारत भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक जो प्रागैतिहासिक काल है, उसकी जो सभ्यताएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश अथवा क्षेत्र के भूगोल की जानकारी के बिना हम वहाँ के इतिहास को नहीं समझ सकते। मतलब उसके भूगोल, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जो जमीन है, जमीन से रिलेटेड वहाँ पे क्या वहाँ पे मतलब जमीन कैसी है, क्या चीजें हैं, कैसे उनके जो अध्ययन के बिना हम वहाँ इतिहास को नहीं समझ सकते। वहाँ के लोगों का इतिहास उस स्थान के भूगोल और वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण से प्रभावित होता है वहाँ का जो मतलब जो इतिहास है, भूगोल, मतलब वहाँ वहाँ के जो भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है उस और वातावरण कैसा है उससे प्रभावित होती है, जिसमें वे निवास करते हैं। किसी भी स्थान के प्रागैतिहासिक भूगोल और परिवेशगत परिस्थितियों में वहाँ की जलवायु, मिट्टी की किस्म, जल संसाधन और अन्य विशेषताएं सम्मिलित होती है। जो वहाँ पे जलवायु, मिट्टी की किस्म, जल संसाधन, अन्य विशेषताएं सम्मिलित होती है। यही विशेषताएं किसी क्षेत्र के परिवेश का स्वरूप, यही विशेषताएं जो किसी क्षेत्र का परिवेश क्या होगा, उनका पहनावा क्या होगा, वहाँ का जन समुदाय, खाद्य पदार्थ, वहाँ का जन समुदाय कैसा होगा, वहाँ का खाद्य पदार्थ कैसा होगा, मानव का आपस में व्यवहार क्या होगा, खान पान, क्या खान पान होगा और का ढांचा निर्धारित किया, इन सब चीजों का निर्धारण करती है। भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से भरपूर है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो कि विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से भरपूर है, जिन्होंने यहाँ के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान वर्तमान भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान शामिल थे। जो जो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल थे? भारत, भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान शामिल थे। भौगोलिक विविधताओं के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में भाग बांटा जा सकता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप में उसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को हिमालय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का तटीय मैदानी क्षेत्र, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का है जो तटीय मैदानी प्रदेश, और प्रायद्वीपीय भारत जो तटीय जो जिस तटीय इलाका जहाँ पे समुद्र पाया जाता है वो प्रायद्वीपीय भारत। इस पाठ के अध्ययन करने के पश्चात हम भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक जो भौतिक विभाजन की व्याख्या कर सकेंगे। भारत के जो भौतिक विभाजन है उसकी हम व्याख्या कर सकेंगे कि भौतिक विभाग कहाँ पर कैसा है। प्रत्येक क्षेत्र की भिन्न विशेषताओं की पहचान कर सकेंगे, प्रत्येक क्षेत्र की भिन्न जो विशेषता है उनकी पहचान कर सकेंगे। कुछ भौगोलिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, कुछ भौगोलिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी जानकारी दे सकेंगे। पर्यावरण का जो स्वरूप है उसको समझ सकेंगे। विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं और ऐतिहासिक विकास के परस्पर जो संबंध है वो स्थापित कर सकेंगे। भौगोलिक विशेषताओं और ऐतिहासिक विकास है उनके जो परस्पर संबंध को स्थापित कर सकेंगे। प्रागैतिहासिक लघु पाषाण मतलब माइक्रोलियस शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे। पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक में उपयोग किए जाने वाले औजारों के आधार पर आरंभिक, माध्यमिक और पुरापाषाण युग के अंतर को समझ सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। जलवायु और प्रयुक्त औजारों के आधार पर मध्य पाषाण युग को संक्रमण काल के चरण के रूप में स्थापित कर सकेंगे। ठीक है। अब नवपाषाण युग और इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित नवपाषाण युग और उसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे और प्राग ऐतिहासिक कलाओं का परिचय दे सकेंगे। अब है हिमालय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र विश्व की विशालतम और उच्चतम जो पर्वतीय श्रृंखला है। जो हिमालय पर्वतीय है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो विश्व की विशालतम विशालतम मतलब सबसे बड़ी और उच्चतम सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह औसतन 2400 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। जो चित्र में देखेंगे, मानचित्र में 2.1 में, ये लगभग 2400 किलोमीटर ये लंबी है यहाँ से यहाँ तक। और इन श्रृंखलाओं ने सिर्फ हमलावरों को आने से रोका, बल्कि उत्तर की ओर आने वाली मानसून शीत लहरों से भी सुरक्षा की है। जो उत्तर से आने वाली शीत लहरें हैं उनसे भी हमारी सुरक्षा की है। यह समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तरी मैदानों में वर्षा का कारण, जो समुद्र से आने वाली मानसूनी हवा है उसको रोककर उत्तरी मैदानों में वर्षा का कारण बनती है। तथापि कुछ ऐसे पर्वतीय क्षेत्र दर्रे हैं जिनसे गुजरकर हमलावर, व्यापारी, धर्म प्रचारक यहाँ पहुंचे। यद्यपि ये जटिल क्षेत्र है, इन्होंने प्राचीन काल से मध्य एशिया, चीन और तिब्बत जैसे
सांस्कृतिक संबंध विकसित करने में सहायता मिली। जो इन क्षेत्रों में मतलब इसमें कुछ-कुछ दर्रे हैं, मतलब जब दर्रे मतलब 2 पहाड़ों के बीच में छोटी-सी जगह होती है, जहाँ से जाने की जगह होती है, वहाँ से ये लोग हमलावर, व्यापारी, धर्म प्रचारक पहुँचे और इन्होंने प्राचीन काल में एशिया में चीन का सांस्कृतिक संबंध भी विकसित करने में उत्तर-पश्चिम दिशा में विभाजित हिमालय श्रृंखलाओं में भारतीय मैदानी क्षेत्रों को अफ़गानिस्तान के ज़रिए ईरान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग शामिल किया। इनमें गोमल, बोलन, खैबर पास आदि शामिल है। ग्रीक, शक, हुक, कुषाण, हूण, अन्य अन्य विदेशी जनजातियाँ इन्हीं मार्गों के ज़रिए भारत में प्रवेश किया था। इसी प्रकार बौद्ध धर्म अन्य विशिष्टताएँ इन्हीं पर्वतीय मार्गों के ज़रिए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचे। अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचे। अब उत्तर भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र ने भारत को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों से 3 नदी तंत्र उपलब्ध कराए। कौन से? 3 नदी तंत्र उपलब्ध कराए। ब्रह्मपुत्र नदियों से 3 नदियाँ। इन नदियों ने अपने-अपने क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के साथ-साथ यहाँ के स्थायी निवासियों और हमलावरों को भी आकर्षित किया। इन नदियों ने क्या किया? इस यहाँ के निवासियों और हमलावरों को भी आकर्षित किया। सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में पंजाब और सिंध सम्मिलित है। सिंधु कौन है? पंजाब और सिंध सम्मिलित है। सिंधु नदी की सहयोगी नदियों की सिंचाई ने इस भूभाग को एक विस्तृत उपजाऊ मैदान बना दिया। सिंचाई ने क्या किया? इस भूभाग को विस्तृत उपजाऊ मैदान दिया, जिसके कारण यह क्षेत्र इस उपमहाद्वीप का खाद्य केंद्र बन गया। इस महाद्वीप का खाद्य केंद्र। इस कथन का यह कारण है क्योंकि यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसकी? गेहूं की खेती के लिए। पंजाब की सामरिक स्थिति और समृद्धि ने प्राचीन काल से ही विदेशी जो हमलावरों को आकर्षित किया है, जो विदेशी हमलावरों को आकर्षित किया है। पंजाब की जो स्थिति थी उस टाइम, उसने विदेशी हमलावरों को आकर्षित किया है। ठीक है। अब सिंध क्षेत्र में निचली सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल थे। सिंधु नदी के मैदान में ही इस उपमहाद्वीप की पहली बार हड़प्पा संस्कृति की शहरी सभ्यता की विकास विकास देखने को मिलती है। देखेंगे पार्ट 3 में जो अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भी इसी क्षेत्र में भारतीय उपने जो संस्कृति की विकास की झांकी देखने को मिलती है। गंगा की घाटी में सिंधु की तुलना में अधिक वर्षा होती है। गंगा की घाटी में सिंधु के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिक नमी वाला है। यह क्षेत्र अधिक गंगा के मैदानी क्षेत्रों को 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। गंगा के 3 उप क्षेत्रों में, पहला ऊपरी, मध्य और निम्न। ऊपरी, मध्य। गंगा जो ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, जो बीच वाला भाग और नीचे वाला भाग। अब गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? संस्कृति कल्चर से संबंधित जो विकास है, इसमें दिखाई देता है। उत्तर वैदिक युग में यह आर्यों का निवार स्थान बना। उत्तर वैदिक युग में किसे? आर्यों का। जब यहाँ रहकर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, जो खेती बाड़ी की, मध्य गंगा का मैदानी अधिक उपजाऊ हुए। मैदानी क्षेत्र है जो मध्य गंगा का अधिक उपजाऊ है। उसमें पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल। पूरी उत्तर प्रदेश, यह वह क्षेत्र है जहाँ छठी ईसा पूर्व कौशल, काशी और मगध जैसे महाजनपद महाजनपद क्षेत्र स्थापित हुए। भारत के 2 प्रमुख धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म भी इन्हीं क्षेत्रों में है। भारत के 2 धर्मों, जैन और बौद्ध धर्मों का इन्हीं क्षेत्रों में जन्म हुआ। अब गंगा के निचले मैदानी क्षेत्रों में बंगाल का क्षेत्र शामिल है। कौन सा? बंगाल का। इसका उत्तरी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित है। इसका उत्तर भाग है, उत्तर के साइड में ब्रह्मपुत्र, और भारी वर्षा से यहाँ घने जंगल और दलदल भूमि विकसित हो गई। भारी वर्षा से क्या हो गया? घने जंगल और दलदल भूमि विकसित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप शुरू-शुरू में यहाँ आवास विकसित करने में कठिनाई पैदा हुई थी। लेकिन इसके तटीय क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों और दक्षिणी पूर्वी एशियाओं के बीच परस्पर संचार के महत्वपूर्ण मार्ग साबित हुए। तो मतलब इसके जो तटीय क्षेत्र और उपमहाद्वीप क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, उनके बीच में क्या हुआ? संचार के महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हुए। अब ताम्रलिप्ति अथवा जो ताम्लुक इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसने व्यापारियों को गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी भारत को महानदी और इसकी अन्य धाराओं द्वारा तटीय क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में उपजाऊ उपजाऊ तटीय क्षेत्र ने कृषि, समाज और सांस्कृतिक के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। कृषि समाज
और नंद और मौर्य वंशों के काल में चौथी यह गंगा सभ्यता के संपर्क में आया। 1000 ईसा पश्चात के आसपास उड़ीसा की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान विकसित होनी शुरू हुई। अब पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात गुजरात के आधुनिक प्रदेश सम्मिलित है। पश्चिमी तट भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात प्रदेश सम्मिलित है। यह अपनी काली मिट्टी की वजह से विशिष्ट पहचान रखता है। किसकी? काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसकी? कपास की खेती के लिए। अर्धशुष्क क्षेत्रों से घिरा राजस्थान का थार का मरुस्थल गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरह उपजाऊ नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझा। तथापि 8वीं सदी में रहट यांत्रिकी सिंचाई के विकास के बाद यहाँ अनेक प्रकार की आबादी का शुरू हुआ। जो रहट है वो अपन इसका मतलब समझेंगे कि रहट का मतलब क्या होता है कि आबादी का निवास शुरू हुआ। राजस्थान में अनेक राजपूत वंशों का भी मूल निवास स्थल रहा। गुजरात में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती नदियों के उपजाऊ मैदानों के कारण यहाँ बहुत ही समृद्धि हुई। जो ये नदियां हैं, जो गुजरात में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जो इनके कारण यहाँ बहुत मैदानों का जो ये कोटा वाला क्षेत्र है, जो नदियों ये कोटा जो दक्षिण का क्षेत्र है, वो गुजरात जैसे अत्यधिक लंबे तटीय क्षेत्र ने अपने बंदरगाहों के जरिए अन्य देशों के साथ संबंध विकसित करने में भी बहुत सहयोग दिया है। लंबे तटीय क्षेत्र है, उनमें भी संबंध विकसित। इस क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्र तटीय बंदरगाह रहे, जो कच्छ हो या भरूच, ठीक है। ये थोड़ा ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण का पठार और दक्षिण के समुद्र तटीय क्षेत्र शामिल है। मानचित्र 2.2 में यह पठार जो पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है के दक्षिण में स्थित है। इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें अधिकतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का आधुनिक क्षेत्र है। इसके 3 महाराष्ट्र है, उसकी आंध्र प्रदेश है उस साइड, और कर्नाटक के आधुनिक प्रदेश है। तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करने वाले लोगों में ताम्रपाषाण युगीन स्थल ज्यादातर यही, जो ताम्रपाषाण युग है, तांबे और पत्थर के उपयोग करने वाले जो स्थल है, यहीं पर पाए जाते हैं। कर्नाटक में दक्षिणी पश्चिमी दक्कन क्षेत्र शामिल है। कर्नाटक में कौन सा? दक्षिण पश्चिम दक्कन क्षेत्र शामिल है। यह जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए अधिक सुविधाजनक रहा। जो जल अन्य संसाधनों की सुविधा है। चावल की खेती के कारण रायचूर दोआब क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल केंद्र कहा जाता है। जो रायचूर दोआब क्षेत्र कहा जाता है, यह क्षेत्र विभिन्न बादशाहों में परस्पर युद्ध का कारण बना। प्रागैतिहासिक काल ही इन क्षेत्र के में लोगों का निवास रहा। पठार क्षेत्र में भी पश्चिमी और पूर्वी तटों पर पहाड़ी भूप्रदेश, ये पहाड़ियां पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट के नजदीक बिल्कुल सीधी ऊंचाई पर बढ़ते हुए पूर्व दिशा में पठार की तरफ ढलान में चली जाती है। जुन्नार, कन्हेरी और कार्ले अनेक मार्ग दर्रे श्रेणियां इस स्थित है। और यह मार्ग बंदरगाह को पश्चिमी समुद्र तट से जो यह मार्ग जो बंदरगाह को पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों के रूप से उपयुक्त रहे हैं। पश्चिमी घाटों के दक्षिणी किनारे पालघाट दर्रा है, जो समुद्री तट को कावेरी घाटी से जोड़ता है, और जिसने प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत रोम व्यापार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वी घाट धीरे धीरे पठार और समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र में ढलते चले जाते हैं। जो समुद्री तट मैदानी क्षेत्र पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिमी केरल में आते हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में जो नदियां हैं मौसमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र को लोग तालाबों द्वारा सिंचाई पर अधिक तमिलनाडु में जो है वो मौसमी नदियां, ना कि जो अ, मौसम होता है, मौसम की बरसाती मौसम के आधार भी चलती है। बाकी जो जैसे ये जो गंगा यमुना, ये तो क्या है, बारहमासी नदियां है। क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, और इसी कारण जो तमिलनाडु के लोग हैं वो तालाबों की सिंचाई पर निर्भर रहे थे। फिर भी कावेरी डेल्टा क्षेत्र मानव के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। इसने चावल की खेती के लिए भी अवसर प्रदान किया। यहीं पर प्रागैतिहासिक काल की संगम सभ्यता का विकास देखे तमिल क्षेत्र, इन्होंने अपनी एक भिन्न भिन्न भाषा सांस्कृतिक पहचान विकसित की। अब देखो ये कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है।
जो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो ये वाला है, जो ये देखो पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी, जो ये पहाड़ियाँ हैं ये। अब ये प्रायद्वीपीय पठार का जो मैप दिया हुआ है इसमें, ये मालवा का पठार है, और ये मालवा का पठार है जो राजस्थान में भी, और ये मध्य प्रदेश और इन क्षेत्रों में। अब तेलंगाना का पठार है, पश्चिमी पठार है, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, तापी, और ये कोडगम, ये जो केरला का क्षेत्र है, यहाँ कर्नाटका का ये जो तुंगभद्रा नदियां कर्नाटका का क्षेत्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और या तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र आता है। ठीक है, धन्यवाद। अब ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन बताते धन्यवाद।